So student, today we are going to discuss another very important topic, that is the acidosis and the alkalosis. बच्चों ये वाला टॉपिक कोई दुनिया का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इसमें से एमसीक्यूज ना आते हो। आपके यू असेंबली स्टेप 1 के अंदर, यू असेंबली स्टेप 2 के अंदर, आपके एनआरई स्टेप 1 के अंदर, एनआरई स्टेप 2 के अंदर भी इसमें से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोई आपके पास ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से एसिडोसिस या अल्कालोसिस में से एमसीक्यूज ना पूछा जाए, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट भी है कि आपके पास जो पेशेंट डीके के आते हैं, या आपके पास कोई पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ आ रहा है, या कोई पेशेंट हमारे पास बर्न्स के साथ आ रहा है, या पेशेंट आपके पास डायरिया, सीवियर डायरिया के साथ आ रहा है, तो उन तमाम कंडीशंस के अंदर हमने उस पेशेंट के अंदर क्या करनी होती है, पीएच को मॉनिटर करना होता है। तो वो अगर जो पीएच है वो हमारे पास वेरी कर रही है, वो इंक्रीज हो रही है या वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है, तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं और उसको फिर हमने किस तरह डील करना होता है। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को हमने क्या करना है, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास एसिडोसिस और अल्कलोसिस की तरफ जाने से पहले बच्चों आपको पता होनी चाहिए नॉर्मल पीएच के साथ जो हमारे पास ब्लड की नॉर्मल पीएच है वो कितनी होती है। तो काइंडली याद रखिएगा, पीएच का जो हमारे पास रेंज होती है, इट्स फ्रॉम 7.35 से लेकर 7.45 तक। ठीक है, ये बच्चों आपके पास नॉर्मल रेंज है पीएच की। अगर 7.35 से कम है पीएच तो आपकी पीएच क्या होगी, एसिडिक पीएच होगी। ठीक है, और अगर 7.45 से पीएच ज्यादा होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अल्कलाइन पीएच है, ये पीएच हमारे पास इंक्रीज है। तो पहले आपको एक नॉर्मल चीज का पता होना चाहिए कि नॉर्मल पीएच कितनी है जी, 7.35 से लेकर सर 7.45 तक। अगर इससे कम है तो वो मेरे पास एसिडिक पीएच होती है, और अगर इससे ज्यादा है तो वो मेरे पास क्या है, अल्कलाइन पीएच होती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आते हैं कि सर ये जो आपने पीएच की रेंज बताई है, तो ये जो पीएच है ये हमारे पास डिपेंड किसके ऊपर करती है। बच्चों आपकी पीएच डिपेंड करती है मोस्ट प्रोबेबली दो चीजों के ऊपर। एक हमारे पास होते हैं बाइकार्बोनेट्स, एंड ऑन द अदर वी हैव द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन आइंस। ये बच्चों दो इंपॉर्टेंट आपके पास पैरामीटर्स होते हैं जो पीएच को क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले बच्चों आपने ये बात लिखनी है कि पीएच इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइकार्बोनेट्स। काइंडली राइट इट डाउन कि पीएच हमारे पास बाइकार्बोनेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर बाइकार्बोनेट सर ज्यादा होंगे तो पीएच मेरे पास इंक्रीज होगी, अगर बाइकार्बोनेट्स आपके बच्चों कम होंगे तो पीएच आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं फिर क्या कह रहा हूँ बच्चों, अगर बाइकार्बोनेट्स ज्यादा होंगे आपकी पीएच ज्यादा होगी, और अगर पीएच ज्यादा है तो वो कौन सी है, दैट इज अल्कलाइन पीएच। तो ये जो अल्कलाइन या अल्कालोसिस होती है बच्चों, वो हमारे पास पीएच इंक्रीज होने की वजह से होती है, और पीएच इंक्रीज किसकी वजह से होती है, आपके बाइकार्बोनेट्स के ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, दूसरी तरफ बच्चों आप देखो कि सर पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आइंस। मतलब कि अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों ज्यादा होगी, या अगर आपके हाइड्रोजन आइंस ज्यादा होंगे ब्लड सर्कुलेशन में, तो जो आपकी पीएच है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब आपकी पीएच डिक्रीज होती है इसको हम कौन सी पीएच कहते हैं सर, दैट इज एसिडिक पीएच। कौन सी पीएच है बच्चों, एसिडिक पीएच होती है हमारे पास ये, जिसको हम एसिडीमिया भी कहते हैं या एसिडोसिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि पीएच जो है सर ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सो द आंसर इज पीएच इज डिपेंड्स अपॉन द बाइकार्बोनेट्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन आयंस। pH is directly proportional to the bicarbonates and the pH is inversely proportional to the carbon dioxide and the hydrogen ions। बच्चों अगर आपको ये चीज याद है ना तो इंशाल्लाह आप कभी भी मार नहीं खाओगे। पीएच अगर किसको आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करनी है, बाइकार्बोनेट्स की। इसी में सब से बाइकार्बोनेट्स भी तो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है ना। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बाइकार्बोनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेकडाउन से ही निकलता है, जब हमने उधर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करा था। तो फिर ये सीन इधर उल्टा सीधा क्यों है? भाईजान उसकी नेचर है ना मेरे भाई, वो अल्कलाइन, वो आपकी पीएच के ऊपर, पीएच को वेरी कर रहा है उसका, ये वो जहां से मर्जी बने भाई, वो उसकी नेचर है, वो उसकी फॉर्मेशन है, चाहे वो वाटर से बने चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड से बने। बट एट दी एंड जो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स है वो क्या कर रहा है, वो आपकी पीएच को अल्कलाइन कर रहा है, वो आपकी पीएच को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन कि वो हमारे पास कहाँ से बन रहा है। ठीक है जी, एट दी एंड वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट ला रही है, उस चीज को हमने देखना है। ठीक है बच्चों, तो पीएच सर अगर बाइकार्बोनेट्स इंक्रीज है तो पीएच हमारे पास इंक्रीज होगी, बाइकार्बोनेट्स कम है तो पीएच हमारे पास क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी, ऑन द अदर हैंड
कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो पीएच बच्चों आपकी कम होगी, और अगर हाइड्रोजन आयंस मेरे पास ज्यादा, स्टिल क्या होगी, जो आपकी पीएच है ये कम होगी। ये चीज आपने याद रखनी, ये प्रोपोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है तो इंशाल्लाह अल्कालोसिस और जो एसिडोसिस वाला टॉपिक है ना, इसमें आप कभी भी मार नहीं खाओगे। क्योंकि देखो, आपके बाइकार्बोनेट्स नहीं वेरी करना है, कभी वो हमारे पास किडनी से उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, कभी हमारे पास डायरिया के जरिए लॉस हो रहा होता है, कभी हमारे पास वॉमिटिंग की फॉर्म में वो लॉस हो रहा होता है। तो इसकी वजह से जो पीएच होती है वो भी हमारे पास क्या कर जाती है, फिर वेरी हो जाती है। तो आपने देखना है कि अगर बाइकार्बोनेट्स कम हो रहे हैं तो मेरे पास पीएच भी कम हो जाएगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है फिर भी पीएच मेरे पास कम हो जाएगी। तो इन चीजों को आपने क्या करना है, अच्छे से देख लेना है। आगे आते हैं बच्चों, व्हाट इज द एसिडोसिस एंड व्हाट इज द अल्कालोसिस। बच्चों एसिडोसिस का क्या मतलब है कि सर अगर जो पीएच मेरे पास 7.35 से कम है, एसिडोसिस क्या है, अगर आपकी जो ब्यूटीफुल पीएच है 7.35 से ये पीएच आपकी कम है तो उसको हम एसिडोसिस कहेंगे, या उसको हम एसिडीमिया कहेंगे। अगर आपकी पीएच 7.45 से ज्यादा है उसको हम अल्कालोसिस कहते हैं, या उसको हम अल्कलीमिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें आपने क्या रखनी है, यहाँ पर है याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कि सर हमारे पास ये जो एसिडोसिस होती है या ये जो एसिडीमिया होता है, मतलब कि जो पीएच ड्रॉप होती है, जो आपकी पीएच सर ये ड्रॉप होती है, ये पीएच ड्रॉप होने के क्या क्या रीजन है। आपने बैकग्राउंड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइकार्बोनेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ये जरूर याद रखना। इंशाल्लाह आप देखोगे कि उसी की मदद से हम क्या करेंगे, इस सारी चीजों को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। हमारा बैकग्राउंड नॉलेज वो होना चाहिए। एसिडीमिया का सर, एसिडीमिया का मतलब है कि जो पीएच है वो मेरे पास क्या 7.35 से कम है, उसको हम कहते हैं एसिडीमिया या एसिडोसिस, या उसको हम क्या कह रहे हैं कि सर पीएच हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। अब सर ये जो एसिडीमिया हो रहा है या मेरे पास ये एसिडोसिस हो रही है, इसके क्या क्या रीजन हमारे पास हो सकते हैं, जनरली इसके क्या आपके पास रीजन हो सकते हैं। बच्चों पहला रीजन तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो अल्कलोसिस मतलब कि जो बाइकार्बोनेट्स हैं, अगर बाइकार्बोनेट्स कम हो गए तो फिर भी मेरी पीएच कम हो सकती है। यही बात हमने ऊपर डिस्कस की है ना, कि अगर मेरे पास बाइकार्बोनेट्स कम है तो सर उसकी वजह से आपको एसिडीमिया हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर सर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो फिर भी क्या हो सकता है, एसिडीमिया हो सकता है, मतलब फिर भी मेरे पास जो पीएच है वो कम हो सकती है। तो एसिडीमिया के जनरली क्या रीजंस हो सकते हैं सर, दो रीजंस हो सकते हैं। या तो आप बाइकार्बोनेट्स किसी रीजन की वजह से कम हो रहे हैं, या मेरे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बच्चों वो इंक्रीज हो गया। काइंडली शुड रिमेंबर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो मेरे पास पीएच एसिडिक होगी, मतलब पीएच ड्रॉप होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो मेरे पास जो एसिडोसिस है वो कम हो जाएगी, पीएच आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट के अंदर भी बता दिया था कि डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला आपने कंसेप्ट याद रखना है। इंशाल्लाह वो आपका पूरा यहाँ पर जो बेस है ना, इंशाल्लाह वो सारे टॉपिक्स के अंदर आपका बना देगी। तो सर एसिडीमिया के सर आप दो रीजन बता रहे हैं। एक आपने बताया कि जो आपके बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स अगर मेरे पास कम हो जाए, तो बच्चों बाइकार्बोनेट्स कितने कम हो जाएं, अगर इनकी वैल्यू 20 से कम हो जाए, क्योंकि जो नॉर्मल वैल्यू आपके बाइकार्बोनेट्स की वो कितनी है, दैट इज 20 to 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल रेंज है आपके बाइकार्बोनेट्स की। और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चों नॉर्मल रेंज क्या है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन आपने कार्बन डाइऑक्साइड की रेंज याद रखनी है 40 से लेकर 44 तक। इवन तो 36 से लेकर 44 भी लिखा हुआ है, बट आपने ये याद रखना है कि नॉर्मल जो रेंज है ना कार्बन डाइऑक्साइड की वो 40 से लेकर सर 44 तक है। तो यहाँ पर जो एसिडीमिया हो रहा है सर, यहाँ तो मेरे पास बाइकार्बोनेट्स अगर कम है 20 से तो तब आपकी पीएच ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ये। तो अगर ये कम हो गए तो पीएच मेरे पास डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या सर ज्यादा हो जाए, कितनी ज्यादा हो जाए, 44 से ज्यादा, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर है, तो स्टिल आपकी जो पीएच होगी बच्चों वो क्या है, वो ड्रॉप होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, पीएच आपकी ड्रॉप होगी। अक्सर बच्चे ना ये बड़ी गलती कर देते हैं कि शायद कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो शायद इससे पीएच भी बढ़ेगी। बच्चों नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी आपका जो ब्लड है वो एसिडीमिया उसमें ज्यादा होगा, उसमें एसिडोसिस ज्यादा होगी, उसकी जो पीएच है वो पीएच हमारे पास एसिडिक की तरफ जाएगी, वो ड्रॉप की तरफ जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पीएच की वैल्यू जितनी कम होती है वो उतनी ज्यादा एसिडिक होती है। लेट्स सपोज अगर आपकी पीएच की वैल्यू 2 है, इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा एसिडिक है।
जैसे अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर जो पीएच है वो 3.5 या 4.0 के अराउंड होती है। तो इसका मतलब आपका स्टमक जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू 5 या 6। 5 और 6 का मतलब है कि वो एसिडिक के मतलब जो एसिडिक उसकी नेचर है वो कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 है ना, ये अगर कम आपके पास अमाउंट है बट ये ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब पीएच ड्रॉप होती है तो पीएच हमारे पास ज्यादा एसिडिक होती है, जब पीएच इंक्रीज होती है तो वो हमारे पास अल्कलाइन की तरफ जाती है। जब वो 7.35 से 7.45 के दरमियान में रहती है तो पीएच आपकी न्यूट्रल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडीमिया बच्चे हो रहे हैं। एसिडीमिया के दो रीजन हैं, यहाँ तो बाइकार्बोनेट सर कम कर दें, जहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो उसकी वजह से जो मेरी पीएच है वो ड्रॉप हो सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो पीएच है ये दोनों रीजंस की वजह से ड्रॉप हो रही है, बाइकार्बोनेट्स के कम होने की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से। आगे देखते हैं कि सर जो पेशेंट के अंदर बाई ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई है, मतलब कि 44 से ज्यादा जा रही है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं कि उस पेशेंट के अंदर ये जो बाई कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुई है, इसका रीजन क्या हो सकता है। बच्चों सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास एसिडीमिया हुआ है ना, इसको हम अब डिवाइड करेंगे दो टाइप्स के अंदर। एक आपके पास होता है रिस्पायरेटरी एसिडीमिया या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, एंड ऑन द अदर वी हैव द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब भी बाइकार्बोनेट्स का जिक्र किया जाए इट्स रिलेटेड विद द मेटाबॉलिक, चाहे वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है चाहे वो मेरे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र किया जाए बच्चों इट्स रिलेटेड विद द रिस्पायरेटरी, मतलब कि यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, यहाँ मेरे पास कम हो रही है, तो उसको हम फिर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस कहते हैं। समझ आप बात को। तो बच्चों अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है मतलब 44 से, तो इसको मैं कहूंगा सर दैट इज अ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। तो मतलब कि पेशेंट की रिस्पायरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी जो पीएच है ना वो एसिडिक हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को काइंडली याद रखिएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के कम या ज्यादा होने की वजह से पीएच मेरे पास वेरी हो रही है तो वो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस होगी। अगर बाइकार्बोनेट्स की वजह से पीएच इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो वो आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जहां वो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगी। क्योंकि यहाँ पर एसिडीमिया है तो मतलब पीएच ड्रॉप हो रही है तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, यहाँ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्या, अगर बाइक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 44 से ज्यादा चली जाए तो उसका मतलब ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये है कि आपके पास जो एसिडिक कंटेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, और अगर एसिडिक कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो मेरे पास पीएच ड्रॉप होगी। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं कि सर जो हमारे पास रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो रही है, मतलब कि रिस्पायरेशन के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से जो मेरे पास पीएच ड्रॉप हो रही है, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। यू शुड नो द रिस्पायरेटरी एसिडोसिस रीजंस, कि मेरे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो एसिडोसिस है ना वो हो जाएगी। पहली बात आपने ये याद रखनी है, देखो बच्चों मेरे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कब ज्यादा हो सकती है जी, पहले तो मुझे जनरल सी एक चीज बताए ना कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड किस टाइम ज्यादा हो सकती है। सर ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज में। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के अंदर जी सर। नहीं बच्चे, मेन रीजन क्या है ना, देखो मैं कह रहा हूँ कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन में ना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने का क्या रीजन, मेन रीजन क्या हो सकता है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। हाइपोवेंटिलेशन। एक्सेल नहीं हो रही। गैसेस एक्सचेंज इम्पेयर्ड गैसेस। हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द, क्योंकि हाइपोक्सिया के अंदर तो बच्चों फिर आपको मतलब कि ऑक्सीजन भी तो नहीं ना जा रही। देखो इसमें आपने मेन चीज देखिए भाई, हाइपर कैपनी होगा तो आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालोगे। बच्चों सबसे पहली बात आपने ये ज्यादा है या फिर प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से। बच्चों मेरी बात सुनो, काइंडली लिसन टू मी। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो रही है आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, इसका क्या मतलब है कि सर हम एक्सेल क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, हम रिस्पायरेशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर आप डिस्निया या टेकिपनिया करोगे तो उसमें तो आपकी रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा होती है, और अगर रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा होगी बच्चों तो उससे तो हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे ना, उससे तो फिर पीएच ड्रॉप मतलब पीएच इंक्रीज हो जाती है, उससे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप हो जाती है। सबसे पहले तो ये कांडी अपने माइंड के अंदर क्लियर करें कि मेरे पास रिस्पायरेटरी एसिडोसिस मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कैसे होगी,
जब मैं उसको बॉडी से निकाल नहीं रहा हूंगा, जब उसकी मेरी बॉडी से एक्सलेशन नहीं हो रही होगी, तो तभी आपकी सर्कुलेशन में ज्यादा हो रही है ना, कि आप उसको एक्सेल करके अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे। तो ये जो मैं बच्चों एक्सेल करके बाहर नहीं निकाल रहा, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो वो आपने वो तमाम रीजन याद रखने हैं कि मेरे पास पेशेंट की रिस्पायरेशन प्रॉपरली नहीं हो रही, या उसका पेशेंट के अंदर एक्सलेशन प्रॉपरली नहीं हो रही। जैसे सीओपीडी का पेशेंट्स भी होते हैं, जो सीओपीडी के अंदर भी तो ऐसे ही होता है ना, कि आपके एक्सलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो जब आप एक्सेल नहीं करोगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे? तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का मतलब सर ये होता है कि मेरे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर इंपेयरमेंट है, और ऐसी इंपेयरमेंट है जिसकी वजह से मैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लंग से बाहर नहीं निकाल रहा। और वो क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकता, उनको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले काइंडली याद रखिएगा कि अगर किसी पेशेंट को सीओपीडी है, अब रिलेट हो गया ना कि सर अगर पेशेंट को सीओपीडी होगी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होगी, तो हमें पता है कि सर सीओपीडी के अंदर पेशेंट हैज अ प्रॉब्लम इन द एक्सहेलेशन, पेशेंट हैज अ प्रॉब्लम इन द एक्सपायरेशन। तो अगर वो एक्सहेल नहीं करेगा, एक्सपायर नहीं करेगा, देयर इज द एयर रिटेंशन, देयर इज द कार्बन रिटेंशन इनटू द बॉडी एंड इनटू द लंग्स एज वेल। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन लंग्स में होगी, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में भी होगी, और अगर ब्लड सर्कुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो 44% से या 44 यूनिट से वो ज्यादा हो जाएगी। और जब 44 से वो ज्यादा होगी, तो हम उसको क्या कह सकते हैं सर, दैट इज द रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि वो प्रॉब्लम्स याद रखनी है जहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल नहीं कर पा रहे। पहला रीजन मैंने आपको क्या बता दिया बच्चों, सीओपीडी। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं। सर अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है, पढ़ा था ना, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। हाँ जी, क्या होता है हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम? एनीवन? व्हाट इज द हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम? Because we have already discussed about this topic. जी बताएं। पेशेंट में वेंटिलेशन कम हो रही होगी। वेरी गुड, डॉक्टर जुबैर ने बताया कि सर यहाँ पर जब पेशेंट की बीएमआई ज्यादा होती है ना, जब पेशेंट बहुत ज्यादा ओबेस हो जाता है, जब उसकी बीएमआई 35% से 35 से ज्यादा हो जाती है, तो इस केस के अंदर पेशेंट के ट्रंक के अंदर चूंकि फैट डिपॉजिट होती है, तो जो उसके लंग्स होते हैं वो प्रॉपर्ली एक्सपायर नहीं कर पाते। तो जब वो प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं होंगे, तो वो बच्चों वो इंस्पायरेशन में भी पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी, और एक्सपायरेशन के अंदर भी पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मतलब जिसके अंदर जो उसकी रिस्पायरेशन है ना, वो डिक्रीज हो जाती है, और जब रिस्पायरेशन आपकी डिक्रीज होगी, तो उसकी वजह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाओगे, और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होगी, पेशेंट के अंदर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है जी, वेरी गुड। ऐसे हमने हर चीज के पीछे बैकग्राउंड नॉलेज को देखना। आगे आते बच्चों, What can be the third reason that can lead towards the respiratory acidosis? तो यहाँ पर बच्चों आता है आपके जो रिस्पायरेटरी मसल्स है ना, उनकी वीकनेस। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि सर वीकनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी मसल्स। कि सर अगर रिस्पायरेटरी मसल्स क्या है, अगर रिस्पायरेटरी मसल्स मेरे पास वीक हो जाएं, तो मैं इस केस के अंदर भी तो प्रॉपर्ली एक्सपायर नहीं ना कर पाऊंगा। सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द कंडीशन दैट कैन लीड टुवर्ड्स द रिस्पायरेटरी मसल्स वीकनेस? एनीवन? रिस्ट्रिक्टिव लंग, टेटनी, ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज इज वेरी गुड, एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में भी सर रेस्पिरेटरी मसल की वीक होती है। ठीक है जी, उसके अंदर भी हो सकती है, एज के साथ भी होती है। ठीक है जी, सर फ्रेनिक नर्व पाल्सी भी हो सकती है ना? कौन सी? फ्रेनिक नर्व पाल्सी सर, डायफ्राम जी फ्रेनिक नर्व पाल्सी भी हो सकती है, तो वो डायरेक्टली इंजरी के अंदर आ जाता है। ठीक हो गया। अगर मैं आपको कहीं मस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में होती है, सो आर यू विद मी, आर यू एग्री विद मी? पास भी टेटनी, टेक्निक के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे,
तो यहाँ पर सर फिर लिखिएगा, तो लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम भी ले सकते हैं हम हाँ ऑप्शन में। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लैम्पर्ड मस्थेनिक सिंड्रोम भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन उसके अंदर आपके लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन भी तो होती है ना, लंग कैंसर भी तो आपको होता है ना, तो उसके ऊपर भी अभी हम आते हैं, लंग कैंसर के साथ उसको लेट करेंगे, ठीक है, वो आगे हमारे पास आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपने याद रखना है मैस्थीनिया ग्रेविस, मैस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के जो रिस्पायरेटरी मसल्स होते हैं ये वीक होते हैं, और इसलिए आपको मैस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के अंदर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस मिलती है, ठीक है जी, जी जी बिल्कुल, थाइमोमा के अंदर मैस्थीनिया ग्रेविस होता है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि जो थाइमोमा वाले पेशेंट्स होते हैं ना उनके अंदर मैस्थीनिया ग्रेविस होता है, और मैस्थीनिया ग्रेविस की वजह से आपके रिस्पायरेटरी मसल्स वीक होते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि यार जो थाइमोमा वाला पेशेंट होता है ना वो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के साथ प्रेजेंट करता है, मतलब जो उसकी पीएच होती है वो ड्रॉप होती है, ठीक है। तो ये बच्चों तीसरा रीजन हो गया that can lead towards the respiratory acidosis। अब आगे आते हैं कि हमारे पास कुछ नोटी स्टूडेंट्स हैं, दे लव्स टू यूज ओपियोइड्स ड्रग्स, दे लव्स टू यूज द सेडेटिव ड्रग्स, क्यों ये कहते हैं कि सर हमें टेंशन बढ़ी है, हम हर टाइम क्या कहें कि हम यूफोरिक कंडीशन में रहना चाहते हैं, मतलब कि हम यही चाहते हैं कि सारा दिन हम सोए रहें, तो उसके लिए वो फिर क्या करेंगे बच्चों, सेडेटिव ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे, जो कि बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बच्चों जब आप सेडेटिव ड्रग इस्तेमाल करोगे या ओपियोइड्स इस्तेमाल करोगे, जैसा कि मॉर्फिन हो गया, तो अगर आप ओपियोइड्स इस्तेमाल करोगे या सेडेटिव ड्रग जो कि सीएनएस डिप्रेसेंट्स होती हैं, तो बच्चों जब आप सीएनएस को डिप्रेस करोगे तो हमारे पास तो सर जो न्यूरॉन्स आनी है जिन्होंने रिस्पायरेशन करवानी है वो तो मेरे ब्रेन से आनी है, तो अगर मैं आपके रिस्पायरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर दूंगा ब्रेन से, तो मेरे पास जो इनर्वेशन रिस्पायरेटरी मसल्स को आनी है वो भी कम आएगी, जब वो इनर्वेशन कम आएगी तो मेरे पास रिस्पायरेटरी मसल्स प्रॉपर्ली कॉन्टैक्ट और रिलैक्स नहीं करेंगे, तो जब वो प्रॉपर्ली कॉन्टैक्ट और रिलैक्स नहीं करेंगे तो आपके पास एक्सहेलेशन नहीं होगी, और जब एक्सहेलेशन नहीं होगी तो पेशेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होगी, सो इट कैन लीड टुवर्ड्स द रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो ये वाला कि एक आपके पास ड्रग एडिक्ट होता है और उसकी पीएच को पूछ लेते हैं कि हाँ भाई इसकी पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, तो वो पेशेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ज्यादातर जीआईटी के बारे में सोच रहे होते हैं, बट बच्चों आपने ऐसे याद रखना है कि ओपियोइड्स हैं या सेडेटिव ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से रिस्पायरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा, रिस्पायरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा, रिस्पायरेशन नहीं होगी, रिस्पायरेशन नहीं होगी, हम एक्सहेल नहीं कर पाएंगे, एक्सहेल नहीं करोगे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट आपकी सर्कुलेशन में बढ़ जाएगी, सो इट कैन लीड टुवर्ड्स द रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अगर आपने ड्रग्स के भी नाम लिखने हैं सो यू कैन राइट द, हमने इतनी सारी पढ़ी थी न्यूरोलॉजी के अंदर, बारबिचुरेट्स, बेंजाडाइज़ेपिन, मिडाज़ोलाम, डायाज़ेपाम, वो सारी आपके पास क्या है, वो सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं या सेडेटिव्स हैं, बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइज़ेपिन आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो सर दीज आर द mechanisms that can lead towards the respiratory acidosis। समझा रही, कितना इजी हो गया, वही सर तमाम रीजन याद रखने जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं निकल रही, चाहे वो मेरे पास ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, चाहे वो मेरे पास सीओपीडी है, चाहे हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है, चाहे वीकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी मसल है, आप सब के अंदर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से एक्सहेल नहीं कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का मसला हल हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लड सर्कुलेशन में कैसे इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। आगे आते हैं कि सर एक तो मेरे पास ये है कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो सकती है कि मतलब कि पेशेंट की रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास दूसरा रीजन भी है जिसकी वजह से जो आपकी पीएच है वो ड्रॉप हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दैट इज रिलेटेड विद द बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन आयंस, कि जब आपके पास बाइकार्बोनेट्स बच्चों 20 से कम है तो उसकी वजह से भी आपकी जो मैंने आपको बताया था ना कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइकार्बोनेट्स, तो अगर आपके बाइकार्बोनेट्स कम हो गए तो इससे भी आपकी जो पीएच है वो ड्रॉप होगी, मतलब आपकी जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर बाइकार्बोनेट से सर रिलेटेड है तो इसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर बच्चों आगे हम देखते हैं दो इसके रीजंस होते हैं, लेकिन वो रीजन हम कैसे उनको डिफरेंशिएट करते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जाने से पहले हमें यहाँ पर एक फार्मूला उसको अच्छे से हमने क्लैरिफाई करना है, वो कौन सा होता है सर, आपने पेशेंट का एनाइन गैप को चेक करना है, क्या करना है हमने, चेक एनाइन गैप, एनाइन गैप। एनाइन गैप क्या होता है सर, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को मतलब कि हम ऐड और इसको सब्सट्रैक्ट करके ना हम इनकी एक नॉर्मल रेंज निकालते होते हैं,
क्योंकि देखो बच्चों, आपकी बाइकार्बोनेट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस डाल रहे होते हैं। वो आपके पास क्लोराइड हो सकता है, वो हमारे पास हाइड्रोजन आइंस हो सकते हैं और सोडियम आइंस हो सकते हैं, वो आपके पास बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं बजाते खुद। तो ये जो तीनों है, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गया, ये तीनों आपके पास मिलकर क्या बनाते हैं, एनाइन गैप बनाते हैं। तो अगर मेरे पास सोडियम कम या ज्यादा हो, या क्लोराइड कम या ज्यादा हो, या बाइकार्बोनेट्स कम या ज्यादा हो, तो ये हमारे पास क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके एनाइन गैप के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, जो कि नेगेटिव चार्जेस का क्या है, सम अप होता है हमारे पास। ठीक है, तो सर अगर हमने किसी पेशेंट के अंदर एनाइन गैप को चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, यू शुड नो दिस फॉर्मूला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वहां पर सोडियम की नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सोडियम की नॉर्मल रेंज हमें पता होना चाहिए। तो आपने सोडियम लेना है, सोडियम के अंदर आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, क्लोराइड को, और क्लोराइड के अंदर आपने ऐड करना है बाइकार्बोनेट्स को। ठीक है, मतलब कि आपने नेगेटिव चार्जेस को लेना है और पॉजिटिव चार्जेस को लेना है, और दोनों को में आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, और उनकी सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आता है, एनाइन गैप आता है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल वैल्यूज पुट करूँ ना, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, इसी में से यूएसएमडी के अंदर भी एमसीक्यू आता है, और इसी में से आपके कल आया हुआ था इसमें एनआरई के अंदर भी ना, इसमें से एमसीक्यू आया हुआ था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा था। देखो बच्चों, सोडियम कितनी होती है, सर सोडियम होती है 140, मतलब कि 135 से लेकर 140 होती है, तो मैंने 140 ले लिया। क्लोराइड कितना होता है 104, बाइकार्बोनेट्स आपके पास क्या है 24 नॉर्मल रेंज है, 140 एक तरफ लिया मैंने, दोनों को मैंने ऐड किया 128 बना। अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आपके पास बनता है 12। तो बच्चों जो आपके पास एनाइन गैप होता है, ये 8 से लेकर 12 तक क्या होता है, नॉर्मल। एनाइन गैप की नॉर्मल रेंज क्या है सर, 8 से लेकर 12 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर ये 12 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, एनाइन गैप आपका इंक्रीज है, एनाइन गैप आपके पास क्या है, इंक्रीज है। और अगर ये मतलब 8 से कम है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो एनाइन गैप है वो डिक्रीज है। लेकिन एनाइन गैप हमें डिक्रीज बहुत कम कंडीशंस के अंदर मिलता है, ज्यादातर ये जो एनाइन गैप होता है ना, ये हमें इंक्रीज ही मिलता है, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये डिसबैलेंस होते हैं। नॉर्मल रेंज क्या है जी डॉक्टर साहब एनाइन गैप की, सर 8 से लेकर 12 तक इट्स द नॉर्मल रेंज फॉर द एनाइन गैप। काइंडली इसको याद रखिएगा, ये है इसकी नॉर्मल एनाइन गैप। ठीक है जी, नैग आपका ये नॉर्मल है। अब देखो मैं अगर थोड़े से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को ऊपर नीचे करूंगा ना, तो देखना आपके एनाइन गैप के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। जैसा कि लेट्स सपोज मेरे पास एक पेशेंट आता है डायरिया के साथ, अब डायरिया की वजह से उसका सोडियम भी लॉस हो गया, उसके बाइकार्बोनेट्स भी लॉस हो गए। हम कहते हैं कि सर लेट्स सपोज मेरे पास एक पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर जो सोडियम है ना वो 130 है। ठीक है जी, उसके अंदर जो क्लोराइड है, क्लोराइड मैं कहता हूँ यार उसके नॉर्मल है। उसके जो बाइकार्बोनेट्स है ना, बाइकार्बोनेट्स भी क्या बच्चे उसके नॉर्मल है। अब इस बंदे में हम देखते हैं नाइन गैप क्या है, 128। ये मेरे पास नाइन गैप कितना आ गया, 2 आ गया। तो मतलब कि इस पेशेंट के अंदर जो हमारे पास नाइन गैप है वो डिक्रीज आया है। ठीक है, एक और कंडीशन डिस्कस करते हैं। एक मेरे पास पेशेंट है, उसका सोडियम नॉर्मल है, क्लोराइड उसका ठीक है, लेकिन जो उसके बाइकार्बोनेट्स है ना वो कम हो गए, वो 18 है। जो आपको सिनेरियो आने एग्जाम के अंदर 104 में 18 में ऐड करूं तो मेरे पास 122 बनता है, और अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये कितना बनेगा, 140 में 18 बनेगा। तो बच्चों देखो ये 12 से ज्यादा आ गया है, और अगर ये 12 से ज्यादा है इसका मतलब कि आपका जो एनाइन गैप है वो इंक्रीज है। क्या है, एनाइन गैप इंक्रीज है। और अगर एनाइन गैप इंक्रीज हो ना तो मैं आपको उसके रीजन बताऊंगा कि क्या क्या रीजन हो सकता है जो एनाइन गैप को इंक्रीज करवाकर मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा सकता है, और क्या ऐसे रीजन हैं जिसके अंदर एनाइन गैप नॉर्मल होता है लेकिन स्टिल पेशेंट को क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने हमेशा क्या करना है, अप्लाई करना है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मतलब कि इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्योंकि दोनों के जो रीजन है बच्चों, जो कॉजेज है वो हमारे पास चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस फार्मूले को क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। अब इस फार्मूले के बेस के ऊपर आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है कि नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। क्या हुआ बच्चों, नॉर्मल रेंज क्या है सर, 8 से लेकर 12 तक। एनाइन गैप की नॉर्मल रेंज क्या है, 8 से लेकर 12 तक। अगर ये नॉर्मल रहेगा, देखो नॉर्मल भी स्टिल पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, क्योंकि हमने देखा है ऊपर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और अब हम रीजंस देख रहे हैं
कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, और उसमें से हमने कहा कि सर 2 टाइप के रीजंस हो सकते हैं, या तो नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, या इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। तो उसकी सर हमें नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए। अगर 8 या 12 मतलब 12 से ज्यादा होगा तो वो इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अगर वो हमारे पास क्या है 8 से 12 रहता है तो आपके पास नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जरूर होनी है, ठीक है जी, इसमें ये नहीं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होगी, वो आगे डिपेंड करती है कि वो आपके पास एनाइन गैप आ रहा है वहां पर या नहीं आ रहा, मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ उस पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर क्या मतलब के चेंजेस आई हैं। ठीक है बच्चों, अब एक तरफ हम डिस्कस करते हैं नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस या नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कि जिसके अंदर सर पेशेंट की जो एनाइन गैप है वो 8 से 12 है, लेकिन पेशेंट को क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उसकी पीएच हमारे पास ड्रॉप है। अब आगे आते हैं कि सर नॉर्मल मतलब एनाइन गैप अगर उसका नॉर्मल है, स्टिल अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बच्चों। इसके लिए जो हमारा निमोनिक है, इट्स वेरी वेरी फेमस निमोनिक। डॉक्टर मोहन और डॉक्टर रफीफा, आपका माइक ऑन है, काइंडली माइक बंद करें। यहाँ पर बच्चों जो आपका निमोनिक है दैट इज अ हरदास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट निमोनिक। क्या याद रखना आपने, हरदास। मैं आपको अक्सर बताता हूँ ना कि आपकी पूरी फर्स्ट एड के अंदर कोई 10 से 15 ऐसे निमोनिक्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको आप नहीं छोड़ सकते, और उनमें से आपका ये 2 निमोनिक आज हमने डिस्कस कर लेने। कौन सा पहला बच्चों निमोनिक है, दैट इज अ हरदास। हरदास आई गेस नई बुक्स के अंदर शायद उन्होंने चेंज किया हो, लेकिन पुरानी बुक के अंदर यही वाला मतलब के निमोनिक था, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग निमोनिक एज वेल, और ये आपको याद भी रहता है हरदास। आई थिंक ये इंडिया का कोई एक मसालों शसालों का कोई ब्रांड भी है इस तरह का, शायद इससे मिलता जुलता है। तो बच्चों हरदास से आपने याद रखना है कि अगर इनमें से हरदास में से कोई ना कोई काज होगा ना तो नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। इसी में से यूवर्ल्ड के अंदर एमसीक्यूज हैं, इसी में से एनआरई के अंदर एमसीक्यूज होंगे। देखो बच्चों सबसे पहले सर एच से बच्चों आपने याद रखना है हाइपर क्लोरीमिया। हाइपर क्लोरीमिया सर अगर हमारे पास जो क्लोराइड है वो इंक्रीज हो जाए ना हाइपर क्लोरीमिया पेशेंट को किसी भी रीजन की वजह से, उसने नॉर्मल स्नाइन लिया उसकी वजह से हो रहा है, जीआईटी से उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, बट एवर द रीजन कि अगर उसके क्लोराइड ज्यादा हो रहे हैं तो उसकी वजह से उसको क्या होगा, मतलब कि जो उसका नॉर्मल नाइन गैप है ना उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता, क्लोराइड के चेंज होने की वजह से ज्यादा इफेक्ट नहीं आता उसके नाइन गैप के ऊपर। ठीक है, तो अगर हाइपर क्लोरीमिया है सर क्या होगा पेशेंट को, नॉर्मल नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। कल एमसीक्यू आया हुआ था, इसी में से एमसीक्यू था आपके एनआरई के अंदर, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था पेशेंट के अंदर कि उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस थी, नीचे उन्होंने रीजन पूछा हुआ था कि क्या उसका रीजन था, और वहां पर उन्होंने बाइकार्बोनेट्स को पुट नहीं किया हुआ था, सिर्फ क्लोराइड यहाँ पर लिखा हुआ था। तो क्लोराइड बच्चों इंक्रीज होने की वजह से भी आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। काइंडली इसको याद रखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स ना इस चीज को भूल जाते हैं, ये क्लोराइड को भूल जाते हैं, लेकिन क्लोराइड अगर इंक्रीज है तो आपको नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। ठीक है जी, याद रखिएगा। आगे आते हैं सर, ए से बच्चों आपने याद रखना है एडिसन डिजीज। व्हाट इज द एडिसन डिजीज, एनीवन? Sir, बट insufficiency of adrenal gland due to TB and due to any ड्यू टू hemorrhage. टीबी, मतलब due to any hemorrhage और surgical intervention. Insufficiency है सर ये किस चीज की? adrenal gland की। ठीक है, सिम्टम क्या आएंगे पेशेंट को? सर सिम्टम्स ये होगी कि उसके अंदर सर एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा तो सर फिर क्या बोलते हैं सीक्रेशन पोटेशियम का ज्यादा हो जाएगा और एच पॉजिटिव का नहीं सोडियम नहीं रहने का बट पोटेशियम और एच पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी, तो सर यहाँ पर पेशेंट के अंदर एड्रीनल इनसफिशिएंसी होती है। एड्रीनल इनसफिशिएंसी प्राइमरी, यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी का केस बताया हुआ है एडिसन डिजीज वाला। ठीक है जी, और आपने शायद देखा भी होगा एंडोक्राइन के अंदर ना, वहां पर उन्होंने मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो उसका रीजन क्या होता है बच्चों, अगर आपको एडिसन डिजीज है, काइंडली यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आपके टेंशन की जरूरत है। वी हैव द ब्यूटीफुल एड्रीनल ग्लैंड, और ये कहाँ पर होता है, आपकी किडनी के सुपीरियर पोल के ऊपर, इसकी लोकेशन भी आएगा इसमें कहीं पर लिखी हुई है। तो जो आपका सुपीरियर पोल होता है ना किडनी का, वहां पर आपका ये ब्यूटीफुल एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो बच्चों एड्रीनल ग्लैंड की अगर किसी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाए,
उसका रीजन क्या बताया जाता है कि लेट्स सपोज अगर ब्लड सप्लाई हमारे पास मतलब आपके एड्रीनल ग्लैंड की तरफ कम हो जाए, या आपके एड्रीनल ग्लैंड की तरफ इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से भी एड्रीनल इंसफिशियंसी होती है। या ये भी हो सकता है सेकेंडरी इसका काज है कि अगर आपकी एसीटीएच की डेफिशिएंसी हो जाए, वो किस में होती है, शिहान सिंड्रोम के अंदर होती है, जहां पर एसीटीएच आपके पास नहीं बनता। अच्छा, मुझे आपको ये कोई बता सकता है कि कोई ऐसी डिजीज, ऐसा कोई इन्फेक्शन जिसके अंदर एड्रीनल इंसफिशियंसी हो सकती है? डॉक्टर मरियम बताएंगी मुझे ऐसा कोई इन्फेक्शन जिसके अंदर एड्रीनल इंसफिशियंसी हो सकती है। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन की वजह से एड्रीनल इंसफिशियंसी होती है? सर मिलियरी टीबी। हाँ जी, मिलियरी टीबी, टीबी बैक्टीरिया। टीबी की वजह से और भी काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन वो जो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमने वहां पर पढ़ा भी था। सर टीबी का ही पढ़ा था हमने वहाँ पे तो सर। वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम क्या होता है? सर उसमें तो वो होता है ना, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन था वो, वाटर हाउस नेल्सन सिंड्रोम भी जिसको बोलते हैं। और नेल्सन सिंड्रोम इज समथिंग एल्स। क्या हो गया डॉक्टर साहिबा? वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। जी डॉक्टर आबिद। अच्छा, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस सर। ओके, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। हाँ जी, पढ़ा नहीं था कि सर नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से क्या होता है कि जो एड्रीनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई है वो हमारे पास मतलब कि यहाँ पर सेप्टिसीमिया करवा देता है ना, वो सेप्सिस करवाता है, तो वैसोडायलेशन बढ़ती है, यहाँ पर लीकेज हो जाता है ब्लड का, जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो हमने कहा था कि सर अगर पेशेंट को नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है, उसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी हो सकती है, वो पेशेंट हमारे पास एडिसन डिजीज के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है। हाउ यू कैन फॉरगेट अबाउट दिस ब्यूटीफुल सिंड्रोम? कौन सा था? वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। एंड व्हाट इज द वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम? सर इसके अंदर होता है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ये क्या करवाता है हमारे पास? ये मेनिंजो सेप्टिसीमिया काज करवाता है, जिसकी वजह से आपके एड्रीनल ग्लैंड की जो ब्लड सप्लाई होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड की क्या हो जाती है, इनसफिशिएंसी। एट द एंड बात बताने का मकसद ये था कि अगर एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी होगी, देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ द कोर्टिसोल हार्मोन, देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन हार्मोन, देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ द एंड्रोजन्स। और अगर बच्चों आपके पास कोर्टिसोल नहीं होगा, स्पेसिफिकली एल्डोस्टेरोन नहीं होगा, देयर इज अ नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, there is a no reabsorption of the secretion, there is a no reabsorption of the potassium and the hydrogen, so it can lead to the disturbance of the electrolytes in the blood circulation, so it can lead towards the anion gap metabolic, normal anion gap metabolic acidosis। ठीक है बच्चों, तो एडिसन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये मेनिंजाइटिस की सिम्टम दे के पूछ सकता है। तो मतलब एक मेरे पास बच्चा है, उस बच्चे के अंदर मेनिंजाइटिस की सिम्टम्स है। हाँ जी, बच्चे के अंदर मेनिंजाइटिस की सिम्टम कौन सी होती है? मेनिंजाइटिस की सर सिम्टम क्या होती है? अब ये ना सर कहना कि सर नेक नका से रिजिडिटी होती है। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ सर द मेनिंजाइटिस? हेडेक भी नहीं सर बताना। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, पाइलोरिक फोटोफोबिया स्टेनोसिस नहीं हो रहा और मैडम। मेरी आवाज नहीं जा रही है। जी डॉक्टर सबा, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस? एक बच्चा है आपके पास है, 7 दिन का बच्चा है, उसको मेनिंजाइटिस की सिम्टम क्या होंगी? बच्चे जो स्टिफ नेक है, इट्स नॉट द स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ योर मेनिंजाइटिस इन द चिल्ड्रंस या इन द न्यूनेट्स। जो आपके एडल्ट्स होते हैं ना, एडल्ट्स के अंदर नेक लिम्फोसाइटोसिस स्टिफनेस होगी, होती है बच्चे। जी शुरुआत में लिम्फोसाइटोसिस होगी। ना करो जी। सर एनीवन एल्स? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग नहीं होगी क्या? सीजर्स। बच्चे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर स्पेसिफिकली होती है। यहाँ पर वोमिटिंग हो सकती है लेकिन प्रोजेक्टाइल नहीं हो सकती। सर सीजर्स सर होंगे वो भी उसमें, होता या है ना फिर कि रैश ब्लाइंड वगैरह। कर बल्जिंग दीजिए। फॉन्टेल है सर, वो बल्जिंग हो जाती है। हाँ, वेरी गुड। उसका जो फोंटेनेले है वो बल्ज होता है। गुड। इरिटेबिलिटी भी हो सकती है सर उसमें तो। हाँ जी, हाँ हाँ, वोमिटिंग भी होती है। और फोटोफोबिया। जो मैं सिम्टम नहीं यार, बच्चा है यार, 2 दिन का बच्चा है, उनकी में फोटोफोबिया पता चले रहते हैं, या उसको नहीं हाइड्रोफोबिया सर, कैसे पता? आपने 7 ईयर फ्लोपीडोन। का बोला। मैंने 7 डेज का बोला है। सर फीडिंग पुअर हो सकती है। फीडिंग पुअर होती है, वेरी गुड।
रिजिडिटी ब्रीदिंग होगी। डिफिकल्टी सर, क्या होगा ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मैडम? ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं है ऐसी होती। इरिटेबिलिटी फ्लॉपी बॉडी rigidity हो जाएगी, नहीं फ्लॉपी टोन। इरिटेबिलिटी किसी ने कहा है? किसी ने इरिटेबिलिटी कहा है? सर मैंने बोला। आई गेट माई आंसर। बच्चों, जो आपके पास बच्चे होते हैं ना, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, उनमें जो सबसे बड़ा मसला होता है वो बड़े इरिटेबल होते हैं। और इधर मैंने 10 केस देखे हैं, वो बच्चा अपने आप को हाथ नहीं लगाने देता, वो इतना कराया करता है, वो फीडिंग नहीं करता, उसका फोंटेनेलेज होता है वो हमारे पास बल्ज हुआ होता है। तो जो हमने मेनिंजाइटिस की सिम्टम याद की हुई है बच्चों, वो अडल्ट्स के अंदर होती हैं। मतलब हेडेक, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस, फीवर, ये स्पेसिफिकली आपको अडल्ट्स के अंदर नजर आती हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, काइंडली याद रखिएगा, अगर बच्चा 5-7 दिन का है, वो बहुत ज्यादा क्राई कर रहा है, वो आपको हाथ नहीं लगाने दे रहा, बड़ा इरिटेबल है, उस बच्चे के अंदर वॉमिटिंग हो रही है, उस बच्चे में फीडिंग वो प्रॉपरली नहीं कर रहा, 2 चीजें याद रखनी है। या तो न्यूनेटल सेप्सिस हो सकता है, या उस बच्चे के अंदर क्या हो सकता है बच्चों, मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो बात वैसे हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एडिसन डिजीज की, और वो मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस से फिर नजीरिया मेनिंजाइटिस की तरफ चला गया था। ठीक है, और जो नजीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया है आपके पास, ये मोस्ट कॉमन काज होता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी होता है। इसके बाद क्या नाम था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, नजीरिया मेनिंजाइटिस हो गया, और एक और बैक्टीरिया होता है जो मोस्ट कॉमनली ना बच्चों के अंदर ये मेनिंजाइटिस काज करता है, लेकिन वो माइक्रो के अंदर डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो हो गया होगा। तो एड्रीनल इनसफिशिएंसी, एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज के अंदर सर क्या होगा, एल्डोस्टेरोन नहीं होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब कर जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा, नॉर्मल एनायन गैप, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं, आरटीए, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है जी, ये आरटीए हमारा कल वाला टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बाज बात हाइड्रोजन सेक्रेट नहीं हो रहा था, बाज बात बाइकार्बोनेट से अब्सॉर्ब नहीं हो रहे होते। ठीक है जी, तो ये आरटीए कल वाला टॉपिक है। इसके अंदर भी हमारे पास नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। आगे आते हैं जी, डायरिया। ये एमसीक्यूज आया हुआ है, ये डायरिया वाला, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि एमएलई के अंदर भी आया हुआ है ये डायरिया वाला टॉपिक, और एनआरई के अंदर भी इसमें से एमसीक्यूज है कि एक बच्चा है आपके पास या अडल्ट है, उसको सीवियर डायरिया हुआ है, और डायरिया होने के बाद उसकी जो पीएच है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, वो रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, वो आपके पास रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगी। तो बच्चों देखो, जब आपको डायरिया होगा, तो डायरिया की वजह से क्या हो सकता है सर, पेशेंट के अंदर जो बाइकार्बोनेट्स है ना, वो बाइकार्बोनेट्स लॉस हो जाते हैं। डायरिया की वजह से क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स लॉस होते हैं, और जब बाइकार्बोनेट्स आपके लॉस होंगे, तो क्या होगा पेशेंट के अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है पेशेंट के अंदर। लेकिन सर कौन सी अगर होगी, नॉर्मल एनाइन गैप वाली होगी। एनाइन गैप इसके अंदर आपका नॉर्मल रहता है जी। सर अगर इतना सीवियर डायरिया हो रहा है तो ये अनाइन गैप क्यों नहीं चेंज हो रहा है, ये नॉर्मल क्यों रह रहा है फिर? हर स्टार्ट के अंदर एनाइन गैप इसका नॉर्मल रहता है। जब आपको सीवियर मतलब कि पेशेंट है, 14 दिन तक उसको डायरिया रहता है, उसके अंदर 44 एपिसोड्स ऑफ इसके डायरिया के होते हैं। आफ्टर दैट आपका जो मतलब एनाइन गैप होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जो बाइकार्बोनेट्स है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट के अंदर इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता। ओके सर। हाँ जी, आगे आते हैं बच्चों कि सर ए से हमने क्या याद रखना है, असीटाजोलामाइड, असीटाजोलामाइड। ठीक है जी, असीटाजोलामाइड है, मोशन सिकनेस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, बाजुकात पीएच को बैलेंस करने के लिए भी मतलब कि इसको असीटाजोलामाइड को इस्तेमाल किया जाता है। मेनली हम इनको मोशन या माउंटेन सिकनेस के लिए इसको इस्तेमाल करते होते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप सबको पता है, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। जब बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, आपकी जो पीएच है वो ड्रॉप हो जाए, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स आप रीअब्जॉर्ब नहीं करें। सो असीटाजोलामाइड के इस्तेमाल की वजह से आपको क्या होगा, नॉर्मल एनाइन गैप, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आगे आते हैं बच्चों, स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन। हाँ जी, किस क्लास की ड्रग है स्पाइरोनोलैक्टोन? पोटाशियम स्पेयरिंग। सर पोटाशियम लूप स्पेयरिंग है। डायरेटिक। ठीक है जी, ये हमारे पास लूप डायरेटिक्स आ गया जी। पोटाशियम स्पेयरिंग इसकी क्लास है वैसे तो लूप डायरेटिक्स के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। हाँ जी, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन को? लेथार्जी के अंदर। सेरिब्रल। स्पाइरोनोलैक्टोन को कहाँ पर स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोसफेली में सर। हाइपोकलीमिया में। हाइपोकलीमिया में। हाइड्रोसफेली सर। हाइड्रोसिफिलिस के अंदर जी हम कर सकते हैं।
हाइड्रोसिफिलिस के अंदर भी करते हैं, पल्मोनी एडिमा के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है स्पाइरोनोलैक्टोन को। पल्मोनी एडिमा के अंदर स्पेसिफिकली ना इसको इस्तेमाल किया जाता है आपकी जो स्पाइरोनोलैक्टोन ड्रग है। इसके अलावा और भी इसके काफी ज्यादा इस्तेमाल है। इसका एक बहुत मशहूर ज़माना साइड इफेक्ट है, कोई मुझे बता सकता है वो क्या है? गायनेकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया। ये आपके पास क्या करवाती है बच्चों? गायनिकोमेस्टिया करवाती है, ठीक है जी। तो स्पाइरोनोलैक्टोन की वजह से भी आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, लेकिन कौन सी? नॉर्मल एनाइन गैप वाली। आगे आते हैं बच्चों सलाइन इन्फ्यूजन। कि अगर आप क्या करते हो, जैसे मैं आपको कल भी बता रहा था कि अगर आप क्या करते हो कंटिन्यूसली नॉर्मल सलाइन को इंजेक्ट करते जा रहे हो तो बच्चों पीएच ड्रॉप हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, लेकिन कौन सी? नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसी वजह से फिर हमने उस पेशेंट का उसी टाइम जो सलाइन होता है ना इसको विदड्रॉ करवाने रोक देना होता है, ठीक है। तो बच्चों हरदास, एच से हाइपरक्लोरीमिया, ए से एडिसन, आर से आरडीए, डी से डायरिया, ए से सीटाजोलामाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन एट द एंड saline infusion आपने याद रखनी है। All these factors can lead towards the decrease of pH, cause the metabolic acidosis. But which type of the metabolic acidosis? Normal anion gap metabolic acidosis. ठीक है जी? I hope so it makes sense. आगे आते हैं बच्चों कि सर there are some other reasons that can lead towards the increase in anion gap metabolic acidosis. कि जहाँ पर हम जब anion gap का फार्मूला लगा के हम उसको मेजर करते हैं ना, तो जो anion gap होता है वो हमारे पास इंक्रीज होता है। क्योंकि बच्चों पता क्या है, एग्जाम के अंदर ना आपको सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट्स की वैल्यूज दी जाएंगी, आपने उन वैल्यूज को फार्मूले में पुट करना है। तो वहां पर देखना है कि अगर 8 और 12 के दरमियान में है तो हमारे पास ये रीजन हो सकते हैं, अगर 12 से ज्यादा है तो हमारे पास ये रीजन हो सकते हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर आपने डायग्नोज बनाना होता है, ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। तो अगर सर एनाइन गैप इंक्रीज है 12 से ज्यादा है, इवन दो 15 से स्पेसिफिकली ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 14 की जो रेंज है वो यूवर्ड ने नॉर्मल बताई हुई है, लेकिन अगर 15 से ज्यादा है तो वो हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। जो नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो नॉर्मल को मेरे भाई कहते हैं, वो कोई तीसरी टाइप नहीं होती। नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो नॉर्मल है, इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो हमारे पास ये जो मैं अभी लिखवाने लगा हूँ, ठीक है। तो सर अगर एनाइन गैप बढ़ा हुआ है पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बच्चों? इसके लिए आपने निमोनिक याद करना है, मड पाइल्स, एंड इट्स हेल्प्स मी अ लॉट। यूएस असेंबली एग्जाम के अंदर इस निमोनिक ने मुझे बहुत हेल्प किया था, ठीक है जी। क्या निमोनिक है? मड पाइल्स। इवन तो मुझे काफी सारे निमोनिक्स भूल गए थे, लेकिन ये निमोनिक्स मुझे एट द एंड तक याद रहे, तो वाकई इन्होंने आपको हेल्प आउट किया था, क्योंकि देखो कितने ज्यादा कॉजेज हैं, तो अगर निमोनिक याद नहीं है तो फिर आपको इतने कॉजेज याद नहीं रहते। बच्चों एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर सर क्या क्या रीजन हो सकता है? सबसे पहले भाई एथानॉल, सॉरी मैथानॉल। अगर कोई पेशेंट आपके पास अल्कोहलिक है, अल्कोहल का बहुत ज्यादा इनटेक कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी एसिड मतलब के मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी? इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो मैथानॉल से आपने याद रखना है। इसके अलावा यूरीमिया। सर हाउ कैसे मेथानॉल करेगी एनाइन गैप को इंक्रीज? सर ये हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं, लेट्स सपोज आपके पास जो बाइकार्बोनेट्स हैं, इधर आओ फार्मूले से वेरीफाई करते हैं इसको। हमारे पास कौन कौन से सर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? सोडियम क्लोराइड एंड प्लस द बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास सोडियम है नॉर्मल, और आपका जो बाइकार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स आपका क्या है? बहुत ज्यादा सा ड्रॉप हो गया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 10 हो गया। अगर इसको मैं ऐड करता हूँ, क्लोराइड 104 10 कितना है जी? 140 114, दोनों को माइनस करो कितना बना है? 26। तो बच्चों जो आपके पास मेथानॉल होती है वो बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन को कम करती है, सो इट कैन लीड टुवर्ड्स द इंक्रीज द एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब एनाइन गैप को बढ़ा देती है बाय डिक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ योर बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। डॉक्टर साहब समझ आ गई फार्मूले से? जी सर, थैंक यू। हाँ जी, आगे आते हैं। टेंशन नहीं लेनी डॉक्टर साहब, वेलकम टू नम्स मेडिकल अकेडमी। आगे आते हैं कि सर देखिए उसका रीजन मैंने आपको पहले फार्मूले से बता दिया है कि आपके ये इलेक्ट्रोलाइट्स को ही डिस्टर्बेंस करेंगे। तो जो एनाइन गैप को बढ़ा रहे होते हैं ना, वो स्पेसिफिकली आपके बाइकार्बोनेट्स को टारगेट कर रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं? वो ज्यादा टारगेट कर लेते हैं, मतलब उनकी बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं? वो कम कर देते हैं, या बाइकार्बोनेट्स की वो सक्रीशन को ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये एनाइन गैप बढ़ जाता है। आगे आते हैं बच्चों डी, और सॉरी यूरीमिया को, थोड़ा यूरीमिया के बारे में हम बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यूरीमिया आपको किस कंडीशन में नजर आता है स्पेसिफिकली? जी स्टूडेंट्स, कौन सी कंडीशन में आपको यूरीमिया नजर आता है? हेमोलाइसिस सिंड्रोम। कौन सा? सर ट्रिपल एच सिंड्रोम। कंडीशन बताएं मैडम निमोनिया साहब। में भी हो सकता
यूरीमिया, यूरीमिया निमोनिया में भाई टॉक्सिन है। ट्रिपल एच सिंड्रोम सर। कौन सा है हेमोलिटिक मैडम यूरिन। बताएं। सर डॉक्टर आप भूल साउद गए, ने आप सही नहीं बताया पढ़ाया बच्चों, है। रीनल फेलियर में होता है। रीनल फेलियर की मैंने पहली सिम्टम ही आपको यूरीमिया लिखवाई हुई है। रीनल फेलियर की क्या सिम्टम लिखवाई थी मेडिसिन में पहले आपको? बच्चों पेशेंट को यूरीमिया होता है, जो उस पेशेंट के अंदर पेरिकार्डाइटिस हो रहा होता है ना, वो उसका रीजन ये होता है कि यूरीमिया पेरिकार्डियम में जाकर डिपॉजिट होकर पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस काज करवा देता है। वही यूरीमिया क्या करवा देता है सर? यूरीमिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज कर देता है। क्या काज कर देता है? यूरीमिक प्लेटलेट डिसफंक्शन डिसऑर्डर। यूरीमिक प्लेटलेट डिसफंक्शन डिसऑर्डर। ये जो बच्चों आपका यूरीमिया होता है ना, ये यूरीमिया बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि नॉर्मली आपकी किडनीज को बाहर निकालती है। अगर पेशेंट को किडनी फेल हो जाएगी तो यूरीमिया आपकी सर्कुलेशन में ज्यादा हो जाएगा। और ये यूरीमिया क्या करता है? यूरीमिया लव्स टू बाइंड विद द प्लेटलेट्स, शुड रिमेंबर दिस लाइन। यूरीमिया क्या करता है? ये यूरीमिया आपकी प्लेटलेट्स के साथ बाइंड होता है और प्लेटलेट्स को क्या कर देता है? नॉन फंक्शनल। मैं बड़े काम की बात बताने लगा हूं। आई नीड योर प्योर अटेंशन। बच्चों यूरीमिया क्या करता है? ये आपकी प्लेटलेट्स को नॉन फंक्शनल कर देता है। ये उसके साथ बाइंड होगा, तो जब ये उसके साथ बाइंड होगा तो प्लेटलेट्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट? सर प्लेटलेट्स हेल्प्स इन द हीमोस्टेसिस, प्लेटलेट्स हेल्प्स इन द क्लॉट फॉर्मेशन। तो अगर पेशेंट किडनी डिजीज का है, उसके अंदर यूरीमिया ज्यादा होगा, यूरीमिया प्लेटलेट्स के साथ बाइंड होगा, प्लेटलेट्स को नॉन फंक्शनल करेगा। इसी वजह से बच्चों आपको किडनी फेलियर वाली स्किन के ऊपर, किडनी फेलियर वाले पेशेंट की स्किन के ऊपर आपको परपराज, पटेकिया, एक्कीमोसिस, मतलब उसकी स्किन के ऊपर आपको रेडनेस नजर आती है। उसका ब्लड लीक आउट इसी वजह से कर रहा होता है, क्योंकि उसमें यूरीमिया ज्यादा हो जाता है। सर यही तो वो ब्लीडिंग चीज भी हो है। सकती है प्रॉपर किसी बॉडी से, क्या मतलब कह रहे हैं ब्लीडिंग हो सकती है इस पेशेंट को? सर? वही तो बता रहा हूँ ना, ब्लीडिंग इसको उसको हो रही है। इसकी स्किन के ऊपर जैसे आपने देखा है ना, वो क्या उसको कहते हैं, एरिथेमा नोडोसम होता है, कि जो आपको मतलब रेडनेस नजर आ रही होती है। इसी तरह किडनी फेलियर वाले पेशेंट के ऊपर, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है, उसका ट्रंक, उसकी अपर आर्म्स, उसकी लोअर आर्म्स के ऊपर ना बड़े बड़े जैसे ब्रूजेस नहीं बन जाते, लेकिन वो ब्लू कलर के नहीं होते, वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि ब्लड लीक आउट कर रहा होता है ब्लड वेसल से। समझ रहे डॉक्टर साहब? तो आज आपको जी इंशाल्लाह इसलिए तो कहता हूँ कि जो क्लिनिकल नॉलेज है उसका आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये किडनी फेलियर का पेशेंट है, इसमें यूरीमिया ज्यादा होगा, इसकी वजह से इसकी पेशेंट के अंदर बार बार एपिस्टेक्सिस हो रही है, या इसके स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है, या इसकी स्किन के ऊपर ये मतलब के ब्रूजेस बने हुए हैं, क्योंकि इसके प्लेटलेट्स नॉन डिसफंक्शनल हो गए। इसलिए तो हमने क्या करना होता है? पेशेंट का डायलिसिस करना होता है। क्या करना है? पेशेंट का डायलिसिस करना है, यूरीमिया को जल्दी से जल्दी बॉडी से निकालो। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, इफ यू डोंट माइंड, क्वेश्चन मेरा ये है कि अब इस पेशेंट के प्लेटलेट्स कम होंगे या ज्यादा होंगे? जी डॉक्टर फहरीन जहरा, ये पेशेंट किडनी फेलियर वाला जिसमें यूरीमिया ज्यादा है, इसके प्लेटलेट्स कम होंगे या ज्यादा होंगे? माहम, मरियम, मून। ज्यादा सर। ज्यादा होंगे। ठीक है जी, ज्यादा अरे होंगे। इंक्रीज होंगे। ज्यादा ओके ही होंगे सर, इंक्रीज होंगे। ओके जी, इंक्रीज इंक्रीज। और इंक्रीज डॉक्टर कुरातुल हैं, डॉक्टर सादिया, डॉक्टर शाजिब कह रहे हैं सर कम होंगे। ओके, मैं दो यू वर्ल्ड के एमसीक्यूज बताने लगा हूँ आपको एक लफ्ज के अंदर। डॉक्टर सफा, आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर जुबैर, जरियाब, कि जिस पेशेंट के अंदर एक्यूट किडनी फेलियर वाला पेशेंट है, यूरीमिया ज्यादा है, इस पेशेंट के प्लेटलेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बच्चों मैंने एक वर्ड यूज किया है, ये प्लेटलेट्स को नॉन फंक्शनल कर रहा है। क्या कर रहा है? ये प्लेटलेट्स को ये नॉन फंक्शनल कर रहा है। ये ये प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इसका नंबर कम हो। समझ रहे हो? तो इस पेशेंट के प्लेटलेट्स नॉर्मल रहते हैं, प्लेटलेट्स इसके नॉर्मल रहते हैं, बट दे आर नॉन फंक्शनल। समझ रहे? तो ये हमने छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्या करना है, काम करना है। इसी वजह से मैं ये आपको मजाक मतलब कि वैसे बात नहीं बता रहा, इसका रीजन ये होता है क्योंकि पेशेंट के प्लेटलेट्स नॉर्मल होते हैं, इसलिए आपने पेशेंट को प्लेटलेट्स नहीं देने होते।
सर ब्लड के अंदर लेकिन आपने उसको प्लेटलेट्स देने होते हैं। जी फीडबैक से नहीं होगा सर वो क्या होगा सर फीडबैक मैकेनिज्म से सर मैडम? फीडबैक, इंक्रीज नहीं होगा। और मैडम फीडबैक तब होगा जो आपकी सर्कुलेशन में कम होंगे, समझ रहे हैं? ओके वो आपकी सर्कुलेशन में है बट दे आर नॉन फंक्शनल। फीडबैक तो तब होगा ना जब वो आपकी बॉडी में कम होगा। मैंने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का तो वर्ड ही नहीं यूज किया, मैंने ये कहा कि वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है ना, फिर हमारे पास रिफ्लेक्ट मतलब के रिफ्लेक्सिस के तौर पर या कंपनसेटिव मैकेनिज्म के तौर पर थ्रोम्बोसाइटो आपके प्लेटलेट्स ज्यादा बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कम नहीं हो रहे, जस्ट नॉन फंक्शनल हो रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू शुड रिमेंबर दैट। आगे आते हैं बच्चों डी। ये डी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कंफ्यूज होना है इन दोनों डीज के अंदर, इसलिए मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि डायरिया होगा, नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और अगर आपको डीके होगा, जो कि आपको पता है कि हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन वार्ड के अंदर हर तीसरा पेशेंट डीके के साथ आया होता है, इसलिए तो हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, बार बार एबीजीज उसकी करवा रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है ये पेशेंट क्या डीके वाला पेशेंट है, इसमें क्या होगा, इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस इस पेशेंट के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो डीके वाले पेशेंट के अंदर भी बच्चों क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर भी सर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसका एनाइन गैप जो इंक्रीज एनाइन गैप होगा इस पेशेंट का। आगे आते हैं सर पी से आपने याद रखना है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये मेरे ख्याल में एंटी फ्रीज है या कुछ इस तरह का ये एजेंट है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, आगे आयरन, योर फेवरेट। अगर आप आयरन के बहुत ज्यादा टैबलेट्स या इनको आप अब्यूज कर लेते हो, जैसा कि देखो लेट्स सपोज जैसे सदका कहती है कि सर मेरा वेट कम है, किसी ने बताया कि आयरन की डेफिशिएंसी है, तो ये एक दिन में क्या करती हैं, वो सारे जो विनोफिर के इंजेक्शन लगवा लेती हैं या आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो इकट्ठे लेना शुरू हो जाएंगी। सो एक्सेस अमाउंट ऑफ द आयरन टैबलेट्स कैन लीड टुवर्ड्स द इंक्रीज इन आयरन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इवन द हेपेटोटॉक्सिसिटी एज वेल। तो ये भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर क्लिनिकल्स के अंदर कि वो क्या करते हैं भाई, वो पूरी जो मतलब डब्बी होती है ना आयरन की, उन्होंने क्या किया, अब्यूज की होती है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। आगे आते हैं सर लैक्टिक एसिडोसिस। तो बच्चों अगर आपको लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं, लैक्टिक एसिडोसिस वाले पेशेंट के अंदर भी क्या होगा सर, इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल, मेरे ख्याल में इथाइलिन ग्लाइकोल आपका एंटी फ्रीज है जो गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होता है, तो इसके इनटेक की वजह से भी आपको क्या होगा, इन इंक्रीज एनाइन गैप। और एट द एंड सैलिसिलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंट्रीज या जो हमारे पास एस्प्रिन के साथ इसको बहुत रिलेट किया जाता है कि अगर एक पेशेंट है वो एस्प्रिन को अब्यूज कर लेता है, बहुत ज्यादा इंटेक कर लेता है, उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, तो बच्चों सबसे पहले उसको इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। ठीक है, तो मड पाइल्स में बच्चों एम मेथानोल, यू से यूरीमिया, डी से डी के नोट डायरिया, पी से प्रोपाइलिन, आई से आयरन टैबलेट्स, एल से लैक्टिक एसिडोसिस और ई से इथाइलिन और लास्ट वाला सैलिसिलेट्स दैट कैन लीड टू द इंक्रीज इन आयरन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो एसिडीमिया वाला टॉपिक था वो यहाँ पर क्या होता है, वाइंड अप होता है कि अगर पीएच ड्रॉप होगी या रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है या मेरे पास क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। ठीक है बच्चों, और उन सबको हमने आगे क्लैरिफाई कर लिया। अब आते हैं बच्चों अल्कलीमिया की तरफ। यार माइक को बंद रखा करो। दूसरी तरफ आते हैं कि सर अगर पीएच मेरे पास क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, क्या है, इंक्रीज पीएच। शोएब आपका माइक ऑन है, शोएब टर्न ऑफ योर माइक। डॉक्टर शोएब, सानिया किधर है, इनको माइक बंद करवाएं डॉक्टर शोएब का। म्यूट कर दें सर। यार म्यूट मुझे फिर पीछे जाना पड़ेगा। सर रिमूव कर दें इसे, ये पता नहीं कहाँ है। तो बच्चों अभी तक तो हम एसिडोसिस को क्लियर कर रहे थे कि सर यहाँ तो रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है या हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, दोनों के अंदर पीएच ड्रॉप होती है। आगे आते हैं कि सर अगर हमारे पास पीएच इंक्रीज हो जाए, मतलब कि अल्कलीमिया पेशेंट को हो जाए, तो इसका क्या क्या रीजन हो सकता है। ये कंपैरिजन में इजी है, वो हमारे पास टफ होती है एसिडोसिस ना। तो बच्चों अल्कलीमिया के अंदर दो रीजन हो सकते हैं, या तो मेरे पास पीएच कम हो सकती है, सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास कम हो सकती है, कितनी कम, 36 से कम। ठीक है,
यहाँ आपके पास बच्चों जो बाइकार्बोनेट्स है ये क्या हो सकते हैं, ज्यादा। बाइकार्बोनेट्स आपके ज्यादा, कितने ज्यादा, मोर देन 28। तो दो ही रीजन हो सकते हैं। देखो अगर आपकी पीएच इंक्रीज हो रही है ना, मैंने अभी आपको बताया है कि पीएच के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइकार्बोनेट्स एंड पीएच इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप खुद देखो हमारी यहाँ पर पीएच क्या हो रही है, इंक्रीज। तो पीएच इंक्रीज होने के क्या रीजन हो सकते हैं, यहाँ आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो, या फिर आपके जो बाइकार्बोनेट्स है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो फिर हमारे पास जो पीएच है वो इंक्रीज हो सकती है। अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की वजह से अल्कालोसिस हो रही है, उसको हम बच्चों क्या कहते हैं सर, डेट इज अ रिस्पिरेटरी अल्कालोसिस। अगर आपके पास बाइकार्बोनेट्स ज्यादा होने की वजह से आपको अल्कालोसिस हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। ठीक है बच्चों, आगे डिस्कस करते हैं कि सर रिस्पिरेटरी अल्कालोसिस मतलब कि पीएच मेरे पास कम कैसे हो। अब देखो सिंपल सी बात है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में पीएच कम कैसे हो सकती है, जब आप हाइपर वेंटिलेट करो, मतलब कि जब आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो। तो पहला क्या रीजन हम यहाँ पर लिखेंगे सर, अगर हाइपर वेंटिलेट हम करें, हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कम हो सकती है। और हाइपर वेंटिलेट बच्चों आप किस किस कंडीशन में करते हो, पैनिक अटैक्स के अंदर। पैनिक, अगर आपको पैनिक अटैक हो जाए तो आप क्या करते हो, हाइपर वेंटिलेट करते हो, ठीक है, आपकी रिस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाती है। या अगर आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हो, जब आपको हाइपोक्सीमिया होता है, तब आपके पास रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। या अगर हमारे पास क्या हो जाए, वो हाइपोक्सीमिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनी एम्बोलिज्म के अंदर भी क्या होता है बच्चों, हमने कहा था कि सर पेशेंट को डिस्निया होता है, सीवियर चेस्ट पेन होती है, और डिस्निया की वजह से आपकी रिस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगी। रिस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगी तो आप क्या करोगे, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड करोगे। और अगर आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सेल करोगे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो आपकी पीएच क्या हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। अब आते हैं सर बाइकार्बोनेट इंक्रीज कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आपने दो चीजें याद रखनी है, इसके दो रीजन हो सकते हैं, या मेरे पास बाइकार्बोनेट से ज्यादा हो जाए, या मेरे पास जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो क्या हो जाए, मैं हाइड्रोजन आयंस को लॉस कर लूं। दो रीजन आपने याद रखने मेटाबॉलिक अल्कालोसिस के, कि यहाँ तो आपकी बाइकार्बोनेट्स एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी जो मतलब कि पीएच है वो इंक्रीज हो सकती है, या हाइड्रोजन आयंस कम हो जाए। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयंस भी क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन आयंस आप लॉस करोगे ना, तो उससे भी आपकी जो पीएच है वो इंक्रीज होगी। क्या क्या रीजन है सर, सबसे पहले है लूप्स डायूरेटिक्स। लूप्स डायूरेटिक्स, अब लूप्स डायूरेटिक्स के इस्तेमाल की वजह से क्या होता है बच्चों, आपके हाइड्रोजन आयंस लॉस होते हैं, और अगर आप हाइड्रोजन आयंस को लॉस करोगे तो यहाँ पर पीएच आपकी क्या होती है, इंक्रीज हो सकती है। आगे आते हैं कि सर वॉमिटिंग, क्या है बच्चों, वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग की वजह से क्या होता है, आपका गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आता है, और आपके स्टमक में क्या होता है सर, सारा एसिडिक होता है, सारा हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो उससे आप क्या करते हो, हाइड्रोजन आयंस को लॉस करते हो, पेशेंट की पीएच क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। आगे आते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, कि अगर आपका एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाए, मैंने आपको बताया हो ना एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है सर, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के तीन फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस हैं, तीन फंक्शंस हैं। ये सोडियम को ज्यादा करता है, और आपके हाइड्रोजन आयंस को बॉडी से निकालता है, इसको कम करता है, और ये पोटाशियम को कम करता है। तो अगर आपको हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाए, या आपको कॉर्न सिंड्रोम हो जाए, ठीक है, एक ही चीज होती है, तो यहाँ पर पेशेंट के ज्यादा हाइड्रोजन आयंस लॉस होंगे, और जब आपके हाइड्रोजन आयंस ज्यादा लॉस होंगे तो पेशेंट की क्या हो जाएगी बच्चों, जो पीएच है वो इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। ठीक है जी, ये चीज क्या रखनी है आपने यहाँ पर याद रखनी है, इट्स ऑल अबाउट द रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, रिस्पिरेटरी अल्कालोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड द मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। अब आगे आते हैं बच्चों, एक दो एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको क्या दे देंगे, छुट्टी दे देंगे। सबसे पहले आपने ये एमसीक्यू सॉल्व करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ जी, स्टार्ट करें। डॉक्टर फैज रीड करें स्टेटमेंट को। Which of the following findings are most likely present in this patient? A 34-year-old woman, age important है सर, उसके बाद presenting symptom देखेंगे इसके, comes to the office due to a 3-day history of watery diarrhea, इतना ज़्यादा severe नहीं है अभी. The patient has no fever,
She has other medical conditions and takes no medication. Blood pressure is 120 by 80 and the pulse is 90. Examination shows mild abdominal discomfort but is otherwise normal. एक तो सर डायरी है और दूसरा कि माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है इसको, बाकी मेडिकेशंस वगैरह वो नहीं ले रही, बीपी नॉर्मल है और पल्स रेट भी नॉर्मल है। और लेबोरेटरी फाइंडिंग्स बतानी है इसमें कि कौन सी चीज़ हाई है और कौन सी चीज़ इसमें लो हो रही है। जी, तो अब सारे बच्चे अपना अपना आंसर लिखेंगे ABCD। कम ऑन, बताएं जी क्या होगा। डॉक्टर जरियाब कह रहे हैं सर सी होगा। ओके, डॉक्टर सत्ता कह रही सर बी होगा। ओके, मून कह रहे हैं सी होगा। मरियम कह रही है सी होगा। सर सी होगा। अनान आई थिंक इधर वो वाला कंसेप्ट तो नहीं लग रहा, नॉर्मल एनाइन गैप वाला डायरिया और बाइकार्बोनेट वगैरह हाई होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगी और जो पीएच वो लो होगी। मेरे भाई देखें, पेशेंट को हो रहा है डायरिया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि डायरिया के अंदर आप क्या करते हो बच्चों, डायरिया के अंदर आप अपने बाइकार्बोनेट्स को लॉस करते हो। क्या करोगे आप, बाइकार्बोनेट्स को लॉस करोगे। पहली बात तो सर ये क्लियर होगी। इसका मतलब है मैं एरोस के जो क्वेश्चंस होते हैं डॉक्टर मरियम, ये सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि तीनों में से आपने कंफर्मेशन करनी होती पहले। अब यहाँ पर मैंने बता दिया कि डायरिया की वजह से बाइकार्बोनेट्स लॉस होंगे, इसका मतलब है बाइकार्बोनेट्स तो इस पेशेंट के कम होंगे। अब जो हाई वाले हैं ना, हम ये तीनों ऑप्शन निकाल देते। देखो बाइकार्बोनेट्स हाई कहाँ पर है, ई में लिखा है, तो मैंने ई ऑप्शन निकाल दिया क्योंकि बाइकार्बोनेट्स हाई नहीं होंगे। मैंने सी भी निकाल दिया कि बाइकार्बोनेट्स हाई नहीं होंगे। मैंने बी भी निकाल दिया कि पेशेंट का जो बाइकार्बोनेट्स है वो नॉर्मल नहीं होगा। कितना इजी हो गया है, आपके पास ए और डी रह गया है। समझने क्या रह गया, ए और डी। तो जब बच्चों आप बाइकार्बोनेट्स को लॉस करोगे, आपकी पीएच ज्यादा होगी या कम होगी, जी बताएं। जब सर बाइकार्बोनेट्स पीएच को, कम होगी ना, ज्यादा बाइकार्बोनेट लॉस होंगे तो कम होगी पीएच। हाँ जी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया है, एक्सट्रैक्ट हमने कर दिया। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द ए करेक्ट सर। आंसर इज सर ए। पेशेंट की ब्लड पीएच क्या होगी बच्चों, लो होगी। यही तो हमने कहा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो रहा था सर, पीएच ड्रॉप हो रही थी। तो यहाँ पर पीएच ड्रॉप है, डायरिया हमने पढ़ा नहीं था, हरदास का जो डी है वो डायरिया है, उसमें नॉर्मल 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस थी। तो सबसे पहले तो इसकी पीएच ड्रॉप थी, उसके बाद इसके बाइकार्बोनेट्स डायरिया में लॉस है तो वो लो थे। बाकी बात रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की। देखो बच्चों, आपकी पीएच यहाँ पर क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है। क्या है, पीएच ड्रॉप हो रही है। तो पीएच को इंक्रीज करने के लिए आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, वो क्या करता है, वो कंपनसेट करता है। तो अगर मैंने पीएच को इंक्रीज करवाना है तो मैं क्या करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से ज्यादा बाहर निकालूंगा। तो इस वजह से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, वो कंपनसेटरी रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस होती है। ये कौन सा पूरा सिनेरियो क्या बनता है, ये इस पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंपनसेटरी रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस हुई है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसके अंदर। यार इजी था लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि आप लोग पिक नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी डॉक्टर, एनीवन एल्स कोई पढ़ेगा इसको, डॉक्टर अबीरा पढ़ेंगी। क्या वो आवाज नहीं आ रही, आप कोई और पढ़ लो। Sir, which of the following most likely prompted the additional therapy in this patient? ओके, A 68-year-old man comes to the emergency department due to a 1 week history of increasing leg and abdominal swelling. The patient has a history of pulmonary hypertension and cor pulmonale from advanced chronic obstructive pulmonary disease. Other medical conditions include hypertension and gout. Physical examination shows scattered bronchi, पढ़े पढ़े क्या हो गया, prolonged expiratory phase of expiration, mild ascites, and extensive edema of the abdominal wall and lower extremities. The patient is hospitalized and intravenous loop diuretic therapy is begun. 2 days later, acid सीटाजोला। blood is added to his.
क्या हो गया मैडम? तो बच्चों ये पूरा सिनेरियो इस तरह, चूंकि क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डॉक्टर जुबैर लास्ट लाइन को, कि हम ये देखना चाहते हैं कि वो हमारे से पूछ क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली द एडिशनल थेरेपी, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली प्रॉम्प्टेड द एडिशनल थेरेपी इन दिस पेशेंट, कि जो आपने थेरेपी के अंदर एडिशन किया है ना, जो आपने उसको लेट्स सपोज सीटाजोलामाइड दी है, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें लास्ट वाली लाइन से आइडिया हो गया कि हमने ड्रग का क्या बताना था, उसकी वजह से इफेक्ट क्या आया। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि लास्ट लाइन हम पहले पढ़ते होते हैं, फिर हम ऊपर आते हैं जो इतनी लंबी उन्होंने स्टोरी डाली हुई है कि 68-year-old man comes to the emergency department due to the 1 week history of the increasing leg and abdominal pain. The patient has a history of the pulmonary hypertension और pulmonary from the, अब ये जिसको लेग पेन abdominal पेन हो रही है ना, राइट हार्ट फेलियर का ये पेशेंट है जिसको कॉर्पोपल्मोनल है। इसके अलावा हाइपरटेंशन और गाउट भी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में वही है, असाइटिस नजर आ रहा है हमें, एडिमा नजर आ रहा है। हमने उस पेशेंट को दी है इंट्रावेनस लूप डायूरेटिक्स। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन डालते हैं, यहाँ से वो क्या करते हैं अपनी स्टेम लेते हैं कि शायद इन्होंने ना इंट्रावेनस लूप डायूरेटिक्स के बारे में पूछा है। हमने अभी डिस्कस किया था अगर आप लूप्स डायूरेटिक्स देते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, लूप्स डायूरेटिक देने से हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं और आपको मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होती है। क्या होता है उसकी वजह से, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सर अगर हम इस पेशेंट को देते हैं असीटाजोलामाइड, 2 days लेटर असीटाजोलामाइड इज एडेड टू हिज ट्रीटमेंट रेजिमेंट। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली प्रॉम्प्टेड द एडिशनल थेरेपी इन दिस पेशेंट। तो एडिशनल थेरेपी की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, ये अब आपने बताना है जी। क्या होगा जी, आंसर आ रहे हैं? इनहिबिट बाइकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्प्शन। सर हाँ सी हाँ लग रहा है ठीक, मेरे को। क्या क्या लग रहा है आपको? देखो नहीं सबसे सर, पहले बच्चों कोई मेरी और बात सुन, ऑप्शन तो जाए। हम एक्सटेंड करेंगे ना, हम ऐसे तो नहीं लगाते ऑप्शन ना। देखो सबसे पहले क्या है, इसका हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है? नहीं सर, हाइपर यूरिसीमिया इस पेशेंट को नहीं हो सकता क्योंकि पेशेंट का ट्रीटमेंट सही चल रहा है और असीटाजोलामाइड का साइड इफेक्ट ये मतलब कि हाइपर यूरिसीमिया नहीं होता। आ गया जी हाइपोकलीमिया। नहीं सर, हाइपोकलीमिया भी हमारे पास नहीं होता इसका साइड इफेक्ट या इसका इफेक्ट है। उसके बाद इनएडुकेट डायूरेटिक्स। नहीं सर, इनएडुकेट डायूरेटिक्स अभी कोई हमारे पास है। अगर इनएडुकेट डायूरेसिस, नहीं सर ये भी इफेक्ट नहीं है। प्री रीनल एजोटीमिया, प्री रीनल एजोटीमिया का मतलब है किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम दी नहीं है, मतलब कि रीनल आर्टिस्टिनोसिस या कोई इस तरह के उन्होंने मैनिफेस्टेशन दी हो या कोई इससे रिलेटेड कोई और जिसके अंदर बीपी पेशेंट का ड्रॉप हो ना, तो उसके अंदर फिर पेशेंट को रीनल इंजरी होती है, लेकिन ऐसा भी उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने हमारे से क्या पूछा है, असीटाजोलामाइड का पूछा है। ठीक है जी, और असीटाजोलामाइड जो है इसका क्या इफेक्ट आता है अभी हमने डिस्कस किया था कि सर जो हमारे पास हरदास का ए था ना, हरदास का ए, एक तो ए था हमारे पास कौन सा, एडिसन डिजीज वाला, दूसरा ए था आपका सीटाजोलामाइड। तो मैंने आपको बताया सीटाजोलामाइड क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास कम हो जाएगी। जब बाइकार्बोनेट्स की बच्चों रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, बाइकार्बोनेट्स को आप लॉस करोगे, पेशेंट किसकी तरफ जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ जा सकता है पेशेंट। ठीक है जी, तो ये चीज क्या रखनी है आपने यहाँ पर सर याद रखनी। एसिडोसिस नहीं में नहीं 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 जाएगा नहीं सर ये? नहीं 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 नहीं, सीटाजोलामाइड से नहीं जाएगा ये पेशेंट। लूप डायूरेटिक्स का उन्होंने पूछा हुआ यहाँ से, जो लूप्स डायूरेटिक्स हैं, लूप्स डायूरेटिक्स की वजह से द पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड द इंट्रावेनस लूप डायूरेटिक्स इज बिगन। ये चीज उन्होंने लूप डायूरेटिक्स से उन्होंने पूछा है कि इसका हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा। तो लूप डायूरेटिक्स अभी हमने पूछा कि जब लूप डायूरेटिक्स दोगे हमारे पास हाइड्रोजन की मतलब के जो हाइड्रोजन के हमारे पास हाइड्रोजन है इसको हम यहाँ पर लॉस करेंगे। जब हाइड्रोजन आप लॉस करोगे तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, बिकॉज हाइड्रोजन आयंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर पीएच। हाइड्रोजन आयन लॉस करोगे तो पीएच आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये चीज क्या रखनी है आपने बच्चों यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था इसके अंदर, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आ गया, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास लो पीएच वाला आ गया है, और रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये सारा हमने क्या कर लिया, डन कर लिया।
बाकी हमारे पास एक ही टॉपिक आपकी फिजियो के अंदर रह गया है, दैट इज द RTA। उस इंशाल्लाह उसको हम कल डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड आई थिंक वो विंटर फार्मूले वाला भी टॉपिक आपका रह गया और उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो दैट्स अबाउट टुडे लेक्चर।